तो एक बार फिर से मेरे भाई आपका पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर मैं लेकर के आया हूं, 3 सेट। आपके बोर्ड एग्जाम का अगर आपने ये तीनों सेट सॉल्व कर लिए, 50+ अंक के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं केवल और केवल इन्हीं पेपर से। आज मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा इसका फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं, साथ ही साथ मेरे भाई इसका जो मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ इसका फुल सोल्यूशन पीडीएफ कहां पर मिलेगा और इस पेपर का पीडीएफ कहां पर मिलेगा वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को आपको बस क्या करना है, एक कार्य करना है, एंड तक देखना है और जो भी क्वेश्चंस मैं यहां पर दे रहा हूं सभी क्वेश्चंस को अभी के अभी रात 10 बजे के पहले पहले आप तैयार कर लीजिए, कल सुबह रिवीजन कर लीजिए और फिर 8:15 8:30 बजे सेंटर पर जा करके आप देखेंगे कि यहीं से पेपर्स आ रहे होंगे, यहीं से पूरा का पूरा पेपर आ रहा होगा मेरे भाई। ये पूरा का पूरा पेपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, एक पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, पूरे 3 पेपर। अगर आपने इन तीनों पेपर को तैयार कर लिया ना मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में यहीं से पेपर आने हैं, पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। 50+ अंक के, जैसा कि मैंने कहा 70 में से 50+ अंक के सवाल यहीं से आने हैं। आप कमेंट में ये बिल्कुल मत पूछिएगा कि भैया जौनपुर जिले का है कि बलिया जिले का है कि मेरठ जिले का है। ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का पेपर है मेरे भाई। कितने जिलों का? 75 जिलों का। यानी कि उत्तर प्रदेश, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, आप कल आपका पेपर 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का 8:30 बजे कल पेपर है, तो मेरे भाई आपका पेपर यहीं से आने वाला है, इन्हीं 3 सेटों से। ठीक है, आपका कोई भी सेट हो। हाँ, मैं ये अगर देखो भाई मैं डायरेक्ट यहां पर ये लिख दूं, मतलब एकदम एग्जैक्ट सेट नहीं रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस इसमें हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो आइए एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस को फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं। तो पहले इन दोनों सेटों को मैं दूर रख देता हूं। कौन सा सेट है? 825 जीके और जीएल सेट, इसको मैं वीडियो में आगे बढ़ते हुए सेट पहले चेक करूंगा। पहले इस पर आते हैं। तो आपका 825 जीजे सेट है, सामाजिक विज्ञान 2025 का एकदम वायरल पेपर है मेरे भाई, वायरल पेपर। यहीं से आपके 20 से 25 अंक के सवाल आ जाएंगे अगर आपने केवल इसी पेपर को सेट को सॉल्व कर लिया। 20 से 25 अंक हर सेट में, एक सेट में नहीं मेरे भाई, हर सेट में मैं बात कर रहा हूं, यहीं से पेपर आएगा। तो एक एक करके आइए अपने जो है सेट पर चलते हैं। तो यहां पर मेरे मित्रों आपका पहला पहला सेट, आपका दूसरा मतलब जो है पहले सेट का या 825 जीजे सेट का पहला सवाल यहां पर है कुछ इस प्रकार से। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी मेरे मित्रों? तो फ्रांस की क्रांति आपका 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद गुलामगिरी के लेखक हैं, तो गुलामगिरी के लेखक मेरे भाई ज्योतिबा फूले जी हैं। ठीक, आपको फटाफट से इसको याद कर लेना है। देखो एक चीज अभी यहां पर कुछ आगे बढ़ते हुए मैं आपको जो है वीडियो में ही बता दूंगा पीडीएफ कहां पर मिलेगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, फ्री में पीडीएफ और सॉल्यूशन पीडीएफ भी दूंगा। और एक चीज यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन पीडीएफ रहेगा, बाकी के सभी स्टूडेंट्स के को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई इतना मेरे पास वो नए टाइम नहीं है कि मैं सबके पास सेंड करूंगा, तो कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जो है जल्द से जल्द इसको वीडियो को देखिए और तुरंत के तुरंत ले लीजिए। ठीक है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो मेरे भाई 1929 ईस्वी से आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लीजिए। उसके बाद औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में और कब हुआ? तो सबसे पहले मेरे भाई इंग्लैंड में हुआ। चौथे का सी विकल्प सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है ये सभी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 5वें पर आते हैं, मार्टिन लूथर थे। तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 6वें सवाल पर आते हैं, मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो श्रीलंका की है मेरे मित्रों। यही पूरा का पूरा पेपर आने वाला है। ये मैं बहुविकल्पीय प्रश्न को पूरी की पूरी गारंटी नहीं लेता। आप 7 के 7 सेटों में मेरे भाई, 7 सेटों में 20 में से 5 से 10 15 बहुविकल्पीय प्रश्न बचेंगे, 5 से 15 हर सेट में। लेकिन मेरे भाई इसकी मैं पूरी गारंटी नहीं लेता बहुविकल्पीय प्रश्न की, 5 से 15। हाँ, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपका खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है, और यहां पर जो है मेन वाला 6 अंक का सवाल है, और साथ ही साथ यहां पर जो 4 अंक का सवाल है, इसमें मेरी भाई ये 40 अंक का पूछा जाता है आपके पेपर में। और 7 के 7 सेटों में लगभग 40 अंक के सवाल यहीं से आने हैं, यानी एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। हूबहू अगर आप तीनों सेट को सॉल्व करते हो, एक सेट को करोगे तो पूरा मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन आप जब तीनों सेट को सॉल्व कर लोगे ना मेरे भाई, 3 के तीनों सेट से 40 अंक के सवाल यहीं से आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आगे बढ़ने अब भाई फटाफट से बता दे रहा हूं, बाकी ये चीजें देखते हैं। सोल्यूशन पर आते हैं सीधे अपने। तो 7वां क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए मेरे मित्रों।
तो उसके बाद इसका आंसर आपका हो जाएगा मेरे मित्रों, सातवें का सी, उद्यमों का स्वामित्व। उसके बाद आठवें सवाल पर आते हैं। आठवें का बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जल्दी से। मुद्रा के विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सफलता से बदला जा सकता है, सरलता से बदला जा सकता है। इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिलता है। यह विनिमय प्रक्रिया से में मध्यस्थता का कार्य करती है। उपयुक्त सभी, तो इसका डी विकल्प उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना, डी विकल्प 1995 में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम मेरे भाई 10वें का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, 1986 में। आगे बढ़ते हैं, 10 सवाल यहाँ पर हो गए हैं मेरे भाई। इन 10 में से आपका 2 से 3 सवाल हो सकता है हुबहू आ जाए, बाकी मैं बाकी के सेटों में डिस्कस करूंगा बहुविकल्पीय प्रश्न का। जैसा कि मैंने कहा, आगे बढ़ने से पहले 11वें सवाल पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूं मेरे भाई वीडियो में, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं करना चाहता, उसलिए मैंने ये चीज यहाँ पर लिख करके लाया हूं। पहले 2 मिनट ये देख लो, पूरा का पूरा सोल्यूशन, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा आपको। उसके बाद मेरे भाई आपका जो है उसका फ्री सोल्यूशन भी दे दूंगा। लेकिन पहले ये चीज आप देख लो, क्या 70 में से 50 प्लस अंक का सवाल इन्हीं 3 सेटों से आएगा, ठीक। अब उसके बाद पूरे यूपी में 75 जिलों में कुल 7 सेट बनते हैं, यानी यूपी में लगभग 75 जिले हैं, लगभग 75 जिले हैं, और 75 जिलों में लगभग 7 सेट बनते हैं। कितने सेट? 7 सेट मेरे भाई, 7 सेट बनते हैं। आपको 7 सेट नहीं, केवल 3 सेट तैयार करना है। अगर आपके पास 7 सेट मिल जाए, आप एक दिन में तैयार नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 सेट आपको तैयार करना है, केवल 3 ही सेट करना है। और साथ ही साथ मेरे भाई तीनों सेट का मैं इसका सोल्यूशन भी देने वाला हूं, ठीक। और एक चीज और, आपको सोल्यूशन भी मिल गया, और साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर ये 3 सेट अगर आप तैयार कर लेते हो ना, इसमें से आपके जो है यहां पर 50 प्लस अंक के सवाल बन रहे हैं, 50 प्लस अंक के, ये गारंटीड है। कल मैं आकर के वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। हाँ, एक चीज है, एकदम सेट मैच नहीं करेगा कि अब जीजे सेट है तो जीजे ही आएगा। यहां पर कुछ भी हो सकता है, FI FK MJ DJ JK कुछ भी हो सकता है, उसका फिक्स नहीं है। लेकिन मेरे भाई हाँ, ये गारंटीड है कि प्रश्न जो यहां पर लिखे गए हैं उसमें 50 प्लस अंक का सवाल आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं करना चाहता कि एकदम ये है वो है, ठीक, वायरल है ऐसा वैसा। तो आप पहले समझ लीजिए, 40 अंक वर्णनात्मक प्रश्न, लगभग 40 अंक, यानी कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न कुल 40 अंक का आता है, ठीक। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र मिला करके। तो उसमें मेरे भाई आपके कितने अंक के सवाल आएंगे? अगर आप तीनों सेट को सॉल्व कर लेते हो, 40 अंक के सवाल। और अगर मेरे भाई यहाँ पर क्या है, उसके बाद क्या है, 5 अंक के इतिहास का मानचित्र आता है, जिसमें लगभग आपके पूरे के पूरे 5 अंक मैं यहाँ पर फंसा दूंगा। उसके बाद आपका जो है 5 अंक का भूगोल का मानचित्र आता है, और भूगोल का मानचित्र मेरे भाई यहाँ पर लगभग आपके 3 से 4 अंक आसानी से आ जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या है, 20 अंक का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, इसमें से लगभग 5 से 15 अंक के सवाल हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। अगर ओवरऑल यहां पर अगर जोड़ लो, कम से कम मैं जोड़ रहा हूं, 5 3 8 5 13 40 53 अंक के सवाल कम से कम मेरे भाई 53 अंक के सवाल आएंगे, कम से कम 53 अंक के। और ज्यादा से ज्यादा आप जोड़ लो, ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ लो, मैं कम से कम लेकर के चल रहा हूं 70 में से 53 अंक, ठीक, 100 में से नहीं, 70 में से 53 अंक, इन्हीं 3 सेट से, केवल 3 सेट से। देखो, एक चीज ध्यान देना आप मेरे भाई, भरोसा रखो, सब यह पूरा पेपर यहीं से बनेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। कल आकर के मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा, और पूरा सोल्यूशन भी दे रहा हूं। इसका फुल सोल्यूशन प्लस पेपर का PDF व्हाट्सएप नंबर अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड में जाते जाते पहले आप वीडियो को देखिए, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। कल एनालिसिस वीडियो भी लाऊंगा SST पर, और आप खुद मैच करा लेना मेरे भाई। कल मैं वीडियो भी बनाऊंगा, जैसा कि मैंने कहा, कल मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा, आप खुद मैच करा लीजिएगा। मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूं, पूरा भाई दिमाग से एनालिसिस किया हूं, लगभग 3-4 महीनों का पूरा मेरा एनालिसिस है। इन्हीं 3 सेटों पर तैयार कर लो बस। 3 सेट कैसे करके, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये 3 सेट अगर आप तैयार कर लेते हो, 50 प्लस गारंटीड है मेरे भाई, 50 प्लस, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब 11वें सवाल पर आते हैं। अगर आपने 2 मिनट अच्छे से सुना है ना मेरे भाई, अब उसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पूरा का पूरा वीडियो, ठीक। अब 11वें सवाल पर आते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अधिक सिंचाई प्रमुख कारण है, ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आपका जो है 12वें सवाल पर आते हैं। तो 12वां सवाल क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क मेरे भाई आपका जो है 12वें का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद हौज खास जलीय निकाय स्थित है,
तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 13वें का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, दिल्ली में। अब उसके बाद 14वें सवाल पर आते हैं। 14वें में क्या है? खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी मेरे भाई। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ये याद रखना, ये सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट है, कई सेटों में आएगा मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। क्या निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, सोना। तो इसमें से कौन सा आधारभूत खनिज है मेरे मित्रों? तो आधारभूत खनिज आपका लौह अयस्क, 15वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। 16वें सवाल पर आते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, तो किसको? राज्य को, संघ को, या ए और बी, राज्य और संघ दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका विकल्प 16वें का सही हो जाएगा मेरे मित्रों, बी विकल्प, संघ। ठीक। अब उसके बाद क्या है? भारत में मताधिकार की आयु है, ये सबको पता है, 18 वर्ष। अभी मैं इस वर्ष जो प्रधानी वाला होने वाला है, तो उसमें मैं जो है वोटिंग करूंगा, क्योंकि मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है, या मेरा वोटर आईडी बन चुका है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मेरे भाई, इसमें एक भी पैसे का डाउट नहीं होना चाहिए, भारत। भारत एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है? मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, क्या है? साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी, इनमें से सभी। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 19वें का मेरे भाई, 19वें का ए विकल्प सही हो जाएगा, मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं मेरे भाई, 20वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन इसको एक चीज और ध्यान देना, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी को छोड़कर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछेगा, हिंदी को छोड़कर। ठीक। जब हिंदी को छोड़कर पूछेगा तो एक निकाल दो, 22 में से 21 है, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक। लेकिन अब क्या पूछा है? 8वीं अनुसूची में कुल कितनी है? तो 22 है, हिंदी को छोड़कर आपका जो है कितना बचेगा? बताइए कमेंट में, 21। ठीक। एक कम कर दो, 21 बचेगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बिना किसी देरी के। नेक्स्ट जो है अपने जैसा कि मैंने कहा, इसमें 40 में 40 अंक। मेन महासंग्राम तो यहां से चालू है मेरे भाई, प्रश्नों का महासंग्राम, प्रश्नों का वायरल प्रश्न तो यहां से चालू है, मेन प्रश्न यहां से आना है। ठीक है मेरे भाई। तो क्या लिखा गया है? फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। चार, एक एक अंक का सवाल है। अगर आप 4 कारण लिखते हो मेरे भाई, तो एक एक अंक आपको मिलके 4 अंक मिल जाएंगे। ये सवाल वायरल प्रश्न है मेरे भाई, 2 से 3 सेटों में आएगा। और पूरा का पूरा 3 सेट अगर मेरे भाई तैयार कर लेते हो, जैसा कि मैंने कहा, ये तीनों सेट, ठीक, तीनों सेट के वर्णनात्मक प्रश्न 40 अंक आपके कहीं नहीं गए हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे भाई। इसको देख लो, व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूं, लगभग 15 मिनट हो जाने तो व्हाट्सएप नंबर आपको मैं फटाक से दे रहा हूं। उसके बाद आप सोल्यूशन पीडीएफ ले लीजिएगा। उसके बाद सविनय आंदोलन क्या है, उसकी क्या सीमाएं हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सभी हैं, बस आपको सवाल फटाफट से मैं दिखा दे रहा हूं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट करें। नारीवाद से क्या अभिप्राय है? भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन करें। ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें और उनके बीच अंतर लिखिए मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। वैश्वीकरण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण सकारात्मक प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगठित और असंगठित सरकार, संगठित और असंगठित सरकार, ठीक, असंगठित सरकार से क्या अभिप्राय है, साथ ही उनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ओवरऑल इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मेरे भाई कल आप मैच करा लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आ रहे होंगे सभी के सभी, जर्मन एवं इटली के एकीकरण का वर्णन। उसके बाद ये 6 अंक के सवाल है मेरे भाई, 6 अंक के, यहाँ पर आप देख लीजिए सभी प्रश्न यहाँ पर है। अब बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट सेट पर चलते हैं। सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, एकदम दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। मैपिंग वाला तो मैंने दिखाया ही नहीं मेरे भाई। मैपिंग में जैसा कि कहा, इतिहास में 5 के 5 सवाल इन्हीं 3 सेट से आने हैं, बाकी भूगोल में 5 में से 3 से 4 सवाल आएंगे मेरे भाई, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, 9वें का ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, आई डबल आई ट्रिपल आई आई वी वी, ठीक, ये तीनों सेट। और उसके बाद ये इसका सोल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, पहला सेट हो गया है, 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। सोल्यूशन पीडीएफ इस नंबर पर मिलेगा आपको 9598509664 पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन प्लस पेपर का पीडीएफ, ठीक, पेपर पीडीएफ, ठीक मेरे भाई। अब तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको सोल्यूशन भी मिल गया, पेपर पीडीएफ भी मिल गया, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक। इसको तैयार कर लो यार, यहीं से पेपर आना है, ठीक। अब उसके बाद दूसरे सेट पर चलते हैं। ये पहला सेट आपका एकदम रेडी टू एकदम लर्न, आप याद कर लीजिए, अच्छे से एकदम सीख लीजिए, एकदम रट लीजिए, मैं कहूंगा रट लीजिए मेरे भाई। 50 प्लस का टारगेट है, 70 में से 50 प्लस कहीं नहीं गए हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं मेरे भाई। आप तैयारी करिए अच्छे से, जीजे सेट। और उसके बाद अब नेक्स्ट सेट पर आते हैं, अपने जीके सेट पर आते हैं, ठीक। ये सेट तैयार हो गया है, अब इसका पीडीएफ
यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पर आप अच्छे से मैसेज करके जो है ले सकते हैं फ्री पीडीएफ और सॉल्यूशन भी साथ में। ठीक, तो कुछ ही स्टूडेंट के लिए है, तो आप फटाफट से मैसेज करिए और साथ ही साथ जो है अब अपने नेक्स्ट सेट पर आते हैं जिसका नाम है 825 जी के सेट। ये भी बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है मेरे भाई, क्या है, वायरल पेपर। ठीक, अगर आपने इसको तैयार कर लिया ना मेरे भाई, उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में से, जैसा कि मैंने कहा, 50 प्लस अंक यहीं से आ रहे होंगे यार, तीनों सेट के बाद। उसके बाद कुछ और नहीं बचा है, बस यही कर लो, पूरा सीक्वेंस में मैंने बताया है, इसी को तैयार कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा। अब मैं कितनी बार बोलूं। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अब चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बहुविकल्पीय प्रश्न में 5 से 7 सवाल और बाकी की 5 से 15 सवाल, और उसके बाद जो है आपका मेन जो क्वेश्चन आना है वो वर्णनात्मक प्रश्न और मानचित्र कार्य से आना है। तो दूसरे पर आते हैं, क्या है, जर्मन के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, जिसकी भूमिका थी उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक, तो ऑटो वन बिस्मार्क की भूमिका थी, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्या है दूसरा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक, अरोड़ा, आसफ अली, उसके बाद सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मेरे भाई दूसरे का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। नहीं, दूसरे का बी विकल्प नहीं, दूसरे का डी विकल्प महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स के लगातार कंटिन्यूअसली फोन भी आ रहे हैं, रुकिए एक सेकंड में बात कर लेता हूँ। हेलो, जी ठीक है, अभी सेंड कर दे रहे हैं, पीडीएफ आपको फ्री में सेंड कर दे रहे हैं। बस अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी वीडियो जैसे अपलोड भी कर रहा हूँ, और उसके बाद जी वीडियो जैसे ही 10 मिनट में बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, तो मेरे भाई आपने सुना ही होगा, अभी 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 जस्ट फोन आया, स्टूडेंट पीडीएफ की मांग कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ यार भाई, तैयार कर लो। देखो पीडीएफ जितने ललक से, जितनी उत्तेजना से आप मतलब जो है एकदम क्या कहते हैं, एकदम जो है उत्साहित होकर के क्या कहते हैं, पीडीएफ को जिस हिसाब से मांग रहे हो उस हिसाब से तैयारी भी करो। मैं कह रहा हूँ तैयारी करोगे वो मायने रखता है। ठीक, अभी आप एक भी कमेंट मत करिए मेरे भाई, नो कमेंट। जब पेपर में आपके जब 50 प्लस या 55 प्लस अंक के आ जाएंगे 70 में से, तब आप कमेंट करिएगा, तब आकर के कमेंट करिएगा। अभी एक भी कमेंट मत करिए, मैं कह रहा हूं एक भी कमेंट मत करिए। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब ये तीसरा सवाल क्या है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कार आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों या एवं शहरी लोगों का विरोध। तो आपका तीसरे का मेरे भाई डी विकल्प सही हो जाएगा, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। अब आगे बढ़ते हैं, क्या 1885 में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई। तो कहां पर लगाई गई, किस राज्य में लगाई गई। तो मेरे भाई गुजरात में, केरल में, बंगाल में या कश्मीर में। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा, चौथे का सी विकल्प सही हो जाएगा मेरे मित्रों, क्या बंगाल में। अब पांचवें पर आते हैं, यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो मार्को पोलो, कितगावा, उतमारो, उसके बाद योहान्स गुटेनबर्ग, इरेस्मस। तो मेरे भाई ये बहुत ही आसान सा सवाल है, पांचवे का सी विकल्प है, जोहान्स गुटेनबर्ग। ठीक, उसके बाद क्या है, योहान्स या जोहान्स कुछ भी आ सकता है, तो गुटेनबर्ग। ठीक, तो ओरल गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया। स्वयं सहायता समूह के में बचत एवं ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से जल्दी आप बताइए। ये पूरा का पूरा आधे पौने घंटे में आपका पूरा का पूरा वायरल मैं कर दे रहा हूं पेपर, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, सबका सब आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी पेपर नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, स्वयं सहायता समूह। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा मेरे भाई, बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प छठे का हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, सदस्यों द्वारा। सातवें में, एक अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन क्षेत्र गतिविधि है। तो कौन सी गतिविधि हो जाएगी मेरे भाई, प्राकृतिक प्रक्रिया, तो प्राथमिक क्षेत्र सातवें का। उसके बाद आठवें सवाल पर आते हैं, क्या है, SHG, क्या SHG क्या है। तो मेरे भाई इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, हेल्पलाइन ग्रुप। उसके बाद क्या है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 9वें का सी विकल्प सही हो जाएगा, 1991 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल है, इसको तैयार कर लो। तो 10वें का आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, 24 दिसंबर को। अब उसके बाद 11वें सवाल पर आते हैं, बिना किसी देरी के। 11वें का आपका जो है सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, लोहा, तांबा, मत्स्य पालन उद्योग। तो जैव संसाधन आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, 11वें का आपका
सी विकल्प सही हो जाएगा, मत्स्य पालन या उद्योग। उसके बाद क्या है, चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, बहुत आसान सवाल है, ठीक। वन संरक्षण से क्यों है कि लोग क्या करते थे, पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे कि आप पेड़ को मत काटिए, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है मेरे मेरे भाई, 13वें का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, हल्दिया से इलाहाबाद। उसके बाद 14वां सवाल जो है, में खेती के लिए उपयुक्त भूमि, डी विकल्प जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद 15वें सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारा, पूर्वी पश्चिमी आपका सिलचर से पोरबंदर तक है, ठीक। तो ये सिलचर से पोरबंदर तक, ठीक। तो ये आपका पूर्वी पश्चिमी गलियारा 15वें का बी विकल्प सही हो गया। 16वें सवाल पर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत मेरे मित्रों जल्दी से जल्दी बताइए। 16वें का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इस प्रकार से आप सभी सवालों का पूरा मैं सोल्यूशन पीडीएफ आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर किस पर, 9598509664 पर, जैसा कि मैंने कहा। अब इस पर आते हैं लगातार, महामंदी से क्या आशय है, मुद्रण संस्कृत प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, बहुसंख्यकवाद। तीसरे में वन्य जीव संरक्षण उपाय, जैव विविधता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा 2005। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। विदेशी व्यापार, लगभग सभी सवाल इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लगातार। अभी भी फिर से एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, लेकिन मैं उठाऊंगा नहीं भाई, अभी आप लोगों को पहले जरूरी है पढ़ा दूं। तो क्या है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह हैं, प्रमुख 3 सत्याग्रह पर एक लिख लिखिए, वर्णन कीजिए, ठीक। इस प्रकार से आता है। देखो एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर जो भी सोल्यूशन मैं दे रहा हूं ना, इससे अगर मिलता जुलता भी जो भी प्रश्न दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कि गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन पर लेख लिखिए, तब भी यही लिखना है, या प्रमुख सत्याग्रहों पर लेख लिखिए, तब भी वही लिखना है, लगभग वही आंसर रहेगा। अगर मिलता जुलता आ रहा है तो समझ लो कि वही लिख करके आना है, ठीक। ये नहीं कि मैंने एग्जैक्ट बताया है तो अभी आंसर होगा, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें मिलता जुलता भी रहता है, थोड़ा सा शब्द बदल करके आता है, हुबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा बदल करके आएगा, ठीक। राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद खुद है, जर्मनी में लिखिए, एक का जो योगदान लिखिए, भारत के केंद्र व सत्ता के बीच बंटवारा किन्हीं भी देशों का वर्णन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लो। लोकतंत्र में किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार सरकार का गठन करता है, पर्यावरण प्रदूषण, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसका निबंध लिखा होगा, वही चीजें हैं, बस वही आपको लिख करके आना है इसमें, और कुछ नहीं। ये एक चीज ऐड हो गई है, औद्योगिक प्रदूषण, इसको आपको ध्यान में देना है बस। मृदा अपर्दन, ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, मृदा अपर्दन इंपॉर्टेंट है। गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधि, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये तीनों आपको बताना है मेरे भाई। और साथ ही ये भी बताना है कि तृतीयक क्षेत्रक बाकी के क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है, यह भी बताइए, ठीक। अब विश्व व्यापार संगठन मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। अब अपने नेक्स्ट आखिरी सेट पर आते हैं, जॉन, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, बस इतना आप तैयार कर लेते हो ना। मैपिंग अभी मैंने नहीं बताया यार, ठीक, आपको बता दिखा दे रहा हूं, नहीं तो कहोगे कि नहीं बताए थे। मैपिंग का ये सवाल और यहाँ पर ये, इससे बाहर नहीं आएगा, जाओ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं भाव, देखो क्या कहते हैं, इतिहास में इससे बाहर नहीं आएगा, बाकी भूगोल में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आएंगे, ये मैं मतलब एकदम मतलब कह रहा हूँ, हो सकता है 5 के 5 यहीं से आ जाएं। तो ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध मेरे भाई 5वें का बी विकल्प फ्रांस से था। उसके बाद बाकी के सवाल को आप कर लीजिए, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले जी हैं, तो दूसरे का बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। उसके बाद 1944, बाकी के सवालों को आप फटाफट से तैयार कर लीजिए। ये चौथे का सवाल का मैं आंसर बता दे रहा हूं, बाकी मैं फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, ठीक है। तो उसकी आप जो है चिंता ना करिएगा, एक भी पैसे का, तो फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा। चौथे का आंसर मैं बता दे रहा हूं, सी विकल्प सही हो जाएगा, केवल 1, 3, 4, ठीक। अब उसके बाद ओवरऑल यहाँ पर ये सभी सवालों का फ्री सोल्यूशन पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पर मैं जो है ये क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको एक भी ना रह जाए, ताकि सभी से ये सभी क्वेश्चंस आ जाएं आराम से, ठीक। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और याद कर लीजिए फटाफट से क्वेश्चंस को, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये 16वां 17वां, उसके बाद 18, 19, 20, अब इस पर आते हैं। ये सवाल क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो क्या है, ब्रेटन वुड्स ट्वीन किन्हें कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स समझौते पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में राष्ट्रवाद का तात्पर्य वर्णन कीजिए, संघवाद क्या है, भारतीय संघ शासन प्रणाली की विशेषता लिखिए। उसके बाद भारतीय कृषि की विशेषता समस्या को उल्लेख कीजिए। उसके बाद क्या है, वन संरक्षण पर निबंध, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुद्रा साख इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय आय, सभी के सभी प्रश्न मेरे भाई, जो भी प्रश्न है, अगर आप इतने क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो, वर्णनात्मक प्रश्न के, इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटीड है। 40 में 40 कल मैं आकर के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं भागने वालों में से नहीं हूं। लगभग 400 से ऊपर की वीडियो अभी डल चुकी है, आज 2 से 3 दिनों में लगभग 400 के ऊपर हो चुका है मेरे भाई। तो ऐसा फेक मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, जो भी बताने वाला हूं एकदम अपने दिमाग से एकदम मतलब एनालिसिस करके चीजें रखा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम
कहीं से भी ऐसा चुरा लिया हूँ वो ये वो, ठीक, खुद से है। और ये भी मैं गारंटी भी दे रहा हूँ कि पूरे के पूरे प्रश्न आएंगे, चाहे जैसा पेपर आ जाए। ये वाला देख लीजिए आप, जो है मैपिंग का इतिहास वाला और भूगोल वाला यहाँ पर है, ठीक। या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बता दिए मेरे भाई, बस इतना आप तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए। तीन के तीनों सेट मैंने बता दिए हैं मेरे भाई, बस इतना तैयार कर लो। 70 में 50 प्लस का, जैसा कि मैंने कहा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब बस यही चीजें हैं। अब इसका फ्री पीडीएफ, जैसा कि मैंने कहा, आपको फ्री पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा था मैंने, हाँ, इस वाले सेट में। तो इसका फ्री पीडीएफ आपका जो है जीएल और उसके बाद जीजे सेट में लिखा था, तो हाँ, आपको इसका फ्री पीडीएफ इस नंबर पर मिल जाएगा 9598509664 पर। अगर आप मैसेज करते हैं फ्री पीडीएफ, साथ ही साथ सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। और जाने से पहले मेरे भाई एक चीज और ध्यान देना, जाने से पहले एक चीज और ध्यान दे लो मेरे भाई, वीडियो आपने कंप्लीट देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे भाई बाकी विषय पर ध्यान मत दो, ठीक, बाकी विषय पर ध्यान दो। संस्कृत की चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे भाई, संस्कृत की चिंता मुझ पर छोड़ दो, संस्कृत मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं संस्कृत में आपको 70 में से 65 प्लस का दिलाऊंगा, ठीक। यानी 95 प्लस का टारगेट है मेरे भाई संस्कृत में। संस्कृत में 95 प्लस का टारगेट है। संस्कृत के लिए 27 फरवरी को तैयार रहना। टारगेट 95 प्लस है मेरे भाई। क्या है टारगेट? 95 प्लस। और 100 में 100 की दहाड़ वाली क्लास के लिए आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, मेरे चैनल के होम पेज पर चले जाइए। किस पर? होम पेज पर एक जो है लाइव क्लास लगी हुई है, 100 में 100 की दहाड़, आखिरी बार 100 में 100 की दहाड़। उस पर क्लिक करके 500 लाइक कराएंगे अगर आप, जैसे ही 500 लाइक होगा मैं लाइव सॉल्यूशन कराऊंगा 5 सेट का। कितने सेट का? 5 सेट का लाइव सॉल्यूशन। और इसमें से लगभग 65 प्लस अंक के सवाल आ रहे होंगे। कितने? 65 प्लस अंक के। और मेरे भाई अगर आप 5000 लाइक करवा देते हो तो मैं उसका पूरा का पूरा 5 सेट का फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन दे दूंगा मेरे भाई, फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी आप तैयारी करते रहिए मेरे भाई। संस्कृत की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, संस्कृत का पूरा जिम्मा मेरे ऊपर है। बाकी के सब्जेक्ट्स पर आप बिंदास मेहनत करिए। तो बस यही चीजें बतानी थी मेरे मित्रों, इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा।